हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और पिछले कुछ क्लासेस में अपने कुछ गैप लग गया, लेकिन आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए अपने एनिमल किंगडम चैप्टर से, जो आपको 11th में मिलेगा। एनिमल किंगडम, उसके सबसे बड़े फाइलम की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बातें। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आज अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आप अपने डेली लाइफ रूटीन में जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, जैसे चींटियाँ हो गई, दीमक हो गई, मधुमक्खी है, तितली, और उसके अलावा टिड्डियाँ अपन देखते हैं। ठीक है, लोकस्ट, ग्रास हॉपर जिसको बोलते हैं, ये सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सभी आते हैं किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा में। अब अपन बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है वो आर्थ्रो और पोडा से मिलके बना है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, मतलब संधि युक्त। वहीं पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब उपांग। मतलब इनके अंदर जो उपांग पाए जाते हैं इनके, वो संधि युक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। अपने अर्थ पर, अपनी पृथ्वी पर जितनी भी स्पीसीज नॉन है, जितनी भी ज्ञात जातियां हैं, उनका 2/3 मतलब 2/3 पार्ट किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। तो वही बात है ना कि सबसे बड़ा फाइलम तभी तो हो गया क्योंकि इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से मैक्सिमम तो अपने को आर्थ्रोपोडा के मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके हैबिटेट की। तो हैबिटेट में, क्योंकि देखो इतना बड़ा फाइलम है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म कैसे भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं। अब पानी में भी फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं, और मराइन वाटर मतलब स्वच्छ जलीय और लवण जलीय भी ये हो सकते हैं, समुद्री जलीय भी ये हो सकते हैं। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय हो सकते हैं, ज़मीन पर रहने वाले। उसमें भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मुक्त रूप से, जो अपने आप में ही रहते हैं। और दूसरे होते हैं पैरासिटिक फॉर्म, जो दूसरे पर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब परजीवी के रूप में। तो हर टाइप से ये पाए जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी एक एक्सिस से काटने पर इसकी जो बॉडी है वो मॉर्फोलॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो इक्वल पार्ट्स में। देखो सिमेट्री ना 3 टाइप की होती है। एक होता है एसिमेट्रिक, मतलब किसी भी एक्सिस से अपन उनको काट के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है रेडियल सिमेट्रिक। रेडियल सिमेट्रिक की जब अपन बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री वो होता है जिसमें किसी भी एक्सिस से काटने पर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसा कि अपन देखते हैं हाइड्रा में, जो कि सिलेंट्रेट्स है। और उसके अलावा अपन देख सकते हैं यही चीज़ टीनोफोरा में, प्लूरोब्रैंकिया। जबकि एसिमेट्रिक अपन स्पंजेस में देखते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बायलेटरल सिमेट्रिक। तो देखो ये एक एनिमेशन दिखाया गया है साइड में। इसमें एक इंसेक्ट है जिसके अंदर अपन एक साइड से बोल रहा है कि बायलेटरल सिमेट्री इज अनदर वे ऑफ सेइंग लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक साइड बोल रहा है इट मीन्स द लेफ्ट साइड एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट्स द राइट साइड। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं दोनों कि एक बीच में एक एक्सिस ऐसी होती है जो क्या करती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल साइड्स के अंदर इसको डिवाइड करती है। तभी तो राइट और लेफ्ट वाला देखने पर एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है वो एक्सिस जिससे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स। तो आर्थ्रोपोडा में अपन देख लेते हैं कि इसमें होती है क्या, बाइलेटरी सिमेट्री। उसके बाद अपन बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका शरीर का संगठन कैसा होता है। तो इनके शरीर का जो संगठन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, अंग तंत्र स्तर का। मतलब यहाँ पर तंत्र का निर्माण हो चुका है। फिर बात करते हैं जर्मिनल लेयर, मतलब इनके जननिक स्तर, कौन कौन से स्तर उससे मिलके बनता है। क्योंकि देखो जननिक स्तर जो 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जहाँ केवल एक्टो और एंडो होगी उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब द्विजननिक स्तर या फिर द्विकोरकी। जहाँ तीनों मिलेंगी, एक्टो, मीजो और एंडो, उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि जर्मिनल लेयर के अकॉर्डिंग इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोम ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब इसके अंदर ना सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स होते हैं। लाइक अपन बात कर लेते हैं कि हेड हो गया, उसके अलावा उसका थोरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होती है।
सिर में, वक्ष में और उदर भाग में। और इसके साथ ही साथ सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आपको पता है सीलोम का कंसेप्ट वहीं से शुरू हो जाता है जहां से मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज में मेसोडर्म होती है लेकिन वो एकदम सॉलिड होती है, तो उसमें स्पेस नहीं होता, इसलिए सीलोम उसमें नहीं होती। वहीं अगर अपन बात कर लेते हैं एस्के हेल्मिन्थीज, तो एस्के हेल्मिन्थीज के अंदर क्या होता है ना कि मेसोडर्म थोड़ा गैप होता है मेसोडर्म में, पर वो पाउच की फॉर्म में होता है। मतलब शूडो गैप होता है, एक शूडो सील होती है, इस वजह से उसको बोला जाता है शूडोसीलोमेट। और फिर बाद में एस्केलमिंथीज के बाद जितने भी आते हैं उन सभी में, मतलब एनिलिड से लेकर के कॉर्डेट्स तक में एक वेल डेवलप्ड सीलोम होगी प्रेजेंट। तो इसलिए इनको भी बोला है क्या, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। देखो अपन कुछ भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे टिड्डी देखते हैं, तो टिड्डी के ना अपन जब उसको देखेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो ग्रास होपर जो होता है 3 पार्ट्स में, उसका हेड पार्ट होता है, एक उसका थोरेक्स होता है, एक लास्ट लास्ट में उसका एब्डोमेन पार्ट होता है, उदरीय भाग। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मकड़ी वगैरह अपन देखते हैं, स्पाइडर या बिच्छू, स्कॉर्पियन, तो उनके अंदर क्या होता है ना कि उनके अंदर अपने को थोरेक्स पार्ट जो होता है अलग से नहीं दिखता, वो इंक्लूडेड रहता है, एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, फ्यूज्ड रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेड और थोरेक्स फ्यूज हो जाता है, तो इस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स, क्योंकि सिफेलिक वर्ड आता है ब्रेन के लिए, या अपन कह सकते हैं हेड के लिए। तो हेड और थोरेक्स जब मिल जाएंगे तो उसको सिफेलोथोरेक्स बोलेंगे। तो वहां अपन कह सकते हैं कि बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहेगी। अब ये चीज होती है ना कि किस किस में होती है ये, तो ये अपने को देखने को मिल जाती है। एक तो एरेक्निडा क्लास होती है जिसमें स्कॉर्पियन और स्पाइडर आते हैं, और एक होती है अपने पास में क्रस्टेशिया जिसके अंदर आता है प्रॉन, झींगा, उनमें सिफेलोथोरिक्स होता है। जबकि जो इंसेक्टा होता है, इंसेक्ट वर्ग, उसके अंदर क्या होता है, केवल हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन अलग अलग डिवाइड होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम जो होता है इसका काइटिनस होता है, मतलब काइटिन से बना हुआ इसका कंकाल होता है, और वो भी एक्सोस्केलेटन, मतलब इसके चारों तरफ काइटिन से बने हुए एक पदार्थ की आवरण पाया जाएगा, पदार्थ का आवरण, जो कि प्रकृति में बहुत कठोर होता है। और यही कारण है कि इस संघ के जो जीव हैं उनकी उत्तरजीविता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके ऊपर काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। डाइजेशन की बात करते हैं तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसमें प्रेजेंट रहती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस पार्ट होगा, ठीक है। अब डाइजेशन देखो कंप्लीट है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल, तो डाइजेशन भी कंप्लीट होगा। तो ये बात हो गई अपने पास में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर, बॉडी, स्केलेटल सिस्टम और डाइजेशन की। अब अपन बात करते हैं इसके सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन में देखो इसमें ओपन टाइप होता है, मतलब कोई वेसल्स नहीं होती हैं कि जिनके अंदर ब्लड फ्लो होगा, इसमें ओपन टाइप है, ठीक है। सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड विच इज कलरलेस। अब इनकी जो सीलोम होती है उसमें एक ब्लड तो होता है, लेकिन उनका ब्लड जो होता है वो कलरलेस रहता है, मतलब रंगहीन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अपन प्रॉन की बात करते हैं, झींगा, क्रस्टेशियंस की, जिनमें इरिथ्रोक्रोरिन नामक एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर पाया जाता है उसमें। इस कारण से क्या है ना कि इनका कलर ब्लू दिखता है। तो इरिथ्रोक्रोरिन जो है वो किस में है, प्रॉन्स के अंदर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं रेस्पायरेशन की। अब रेस्पायरेशन की जब बात करते हैं तो इसमें ट्रैकियल सिस्टम आता है। जैसे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, मतलब ट्रैकिया प्रेजेंट रहती है। वहीं अपन बात कर लेते हैं, एक होता है किंग क्रैब जिसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले प्रेजेंट नहीं था उसके बाद फिर आ गया, ठीक है। तो किंग क्रैब, इसमें बुक के गिल्स होते हैं, मतलब गिल्स होते हैं लेकिन बुक्स की जैसी फैली हुई स्ट्रक्चर होती है। वहीं अपन स्कॉर्पियन की बात करें, बिच्छू, जो कि अरेक्निडा में होता है, तो इसके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। और प्रॉन की बात करते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल है, तो एक्वेटिक में आपको पता है गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब बात आ जाती है रेस्पायरेशन की। वहीं एक्सक्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो
देखो ये जो सेंटेंस है ना, दोनों एक बात देखना, ये थोड़े अलग अलग सेंटेंसेस है। जैसे एरिथ्रोक्रोनिन की जो बात की है, तो एरिथ्रोक्रोरिन हीमोग्लोबिन तो नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन के जैसा होता है एरिथ्रोक्रोरिन। और साथ ही साथ में एक होता है हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन जो है ना, वो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो ये एक अलग से पॉइंट है कि विच इज अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, मतलब इसके अंदर एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट भी प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन की बात करते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें, इंसेक्ट्स, कॉकरोच और यूरिक एसिड्स इनमें होता है। मतलब कि ये बात कर रहा है कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो होती है, ये पाई जाती है इंसेक्ट्स और कॉकरोच के अंदर। अब कॉकरोच भी एक इंसेक्ट ही है, लेकिन कॉकरोच को अलग से इंडिकेट किया है अपन ने। फिर बात कर लेते हैं, ये यूरिक एसिड होता है इनका एक्सक्रेटरी मटेरियल। अब कोक्सल ग्लैंड्स ये अरेक्निडा में होती है, जैसे स्कॉर्पियन और स्पाइडर। इनमें स्कॉर्पियन स्पाइडर के लिए अपन कहते हैं कि इसका जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है वो होता है क्या, ग्वानिन। फिर अपन बात कर लेते हैं एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स। एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड्स की जब अपन बात करते हैं, तो ये पाई जाती है क्रस्टेशिया में, जिसको कहते हैं प्रॉन। एग्जाम्पल में प्रॉन, झींगा। और क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में तो एक्सक्रेटरी मटेरियल की फॉर्म में क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। तो इसमें ना अलग अलग क्लासेस के हिसाब से बता रखा है कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा, एरेक्निडा में क्या होगा, और फिर क्रस्टेशिया में क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन होता है। अब अपन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक लिंगी। इनमें अधिकांशतः क्या होता है ना कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इंटरनल होगा। लेकिन अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, उनका तो एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहता है, बाह्य निषेचन। तो अधिकांश में तो क्या होगा, आंतरिक, मतलब शरीर के अंदर ही होगा निषेचन। और कुछ के अंदर जो कि जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अब रिप्रोडक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसका मतलब लार्वा अवस्था प्रेजेंट भी रह सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद वो कहते हैं मोस्टली ओविपेरस, अधिकांशतः अंडा जो होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो जरायुज भी हो सकते हैं, बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट रहती है, जैसे एंटीनी, मतलब श्रृंगिका है, वो आगे की तरफ में दो निकली हुई आती है ना, जैसे बटरफ्लाई में देखते हैं अपन, तो वो एंटीनी होती है। ये क्या करती है ना, ये सेंस लेते हैं, मतलब संवेदना ग्रहण करती है टच वगैरह के लिए। स्टेटोसिस्ट होती है, ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स में होती हैं, जो कि प्रेशर को अपन कह सकते हैं मेजर कर सकती है ये। फिर बात करते हैं कि सिंपल और कंपाउंड आइज। कुछ में तो क्या होता है ना कि ये सिंपल आइज होती है, और कुछ में कंपाउंड, मतलब कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है आइज, इनको ओमिटीडिया कहते हैं। जैसे अपन अपन बात करते हैं, मक्खी होती है एक हाउस फ्लाई, उसकी आइज देखते हैं तो सेगमेंटेड होती है, और हर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर इमेज बनती है, और सारी इमेजेस एक साथ कलेक्ट होकर के फिर दिखती हैं इसको। ऐसे एनल सर्काई, ये एनल पार्ट में होते हैं, मतलब लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इनकी बॉडी में, एब्डोमेन के लास्ट में। ठीक है, ये कंपन को महसूस करते हैं। तो ये बात हो गई रिप्रोडक्शन और सेंसरी ऑर्गन्स और ओविपेरस होने की। अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं अपन, अपना लास्ट पॉइंट, जिसमें अपन कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे एपिस, मतलब मधुमक्खी। एपिस डार्सेटा कॉमन स्पीसीज होती है, एपिस इंडिका होती है। ठीक है, ऐसे बॉम्बेक्स, रेशम का कीट बोलते हैं इसको, बॉम्बेक्स मोराइस का नाम होता है पूरा। लेसिफर, मतलब लाख का कीड़ा, लेसिफर लक्का। तो ये तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए। अब वेक्टर के रूप में, रोगों को फैलाने के रूप में, फीमेल एनाफिलीज, ये मलेरिया रोग क्रिएट करती है, फैलाती है, वाहक है मलेरिया रोग की। फीमेल एडीज, जो कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों रोग करता है। ठीक है, और फीमेल क्यूलेक्स मच्छर जो होती है, तीनों मच्छर है, और तीनों मच्छर जो है फाइलेरियसिस क्रिएट करता है। मतलब क्यूलेक्स तो फाइलेरियसिस करता है, एडिस डेंगू करता है, और एनाफिलीज मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अब आता है ग्रिगेरियस पेस्ट, युद्ध पीड़क। ये ग्रुप में रहते हैं, युद्ध का मतलब ये ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, गुच्छे में, और ये नष्ट कर देते हैं फसलों को। जिसमें टिड्डी आती है अपने पास, ग्रास होपर या लोकस्ट। फिर आता है लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब को बोला है, राजा केकड़ा या करकट केकड़ा। ठीक है, राजा करकट। लिविंग फॉसिल इसलिए क्योंकि ये पहले क्या था ना कि मृत घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद वापस मिल गया, तो इसको लिविंग फॉसिल बोला। लिमुलस भी कहते हैं। ठीक है,
फिर बाद में अपन बात करते हैं अदर एग्जांपल्स की, जैसे बटरफ्लाई हो गई, हनी बी है, स्कॉर्पियन, और उसके अलावा अपन कह सकते हैं स्पाइडर, हाउस फ्लाई और माइट्स। माइट्स मतलब दीमक, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी, स्पाइडर मकड़ी, और भी होते हैं देखो, कॉकरोच होता है, ठीक है। और उसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मॉस्क्यूटो होता है, मच्छर। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स, इतने एग्जाम्पल्स है कुछ के तो नाम भी नहीं पता होंगे हमें अभी तक। तो ये बात आज अपन ने कर ली किसके लिए, आर्थ्रोपोडा फाइलम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपन लेकर के आएंगे एक अपना अगला फाइलम कोई भी, ठीक है। और एक, हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि रेस्पिरेटरी का वन शॉट क्लास, तो देखो वो कमेंट काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, मैं क्लास बना नहीं पाया था, किसी वजह से कोई कारण था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं बना पाया। तो मैं जल्दी से जल्दी वो क्लास बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। एक बड़ी क्लास होगी, लेकिन एक क्लास के अंदर ही अपन कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ लेंगे प्रॉपर टू एनसीईआरटी। क्योंकि आपको पता है अभी नीट का पैटर्न जो चल रहा है उसके अंदर प्रॉपरली एनसीईआरटी आती है। उसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा यहाँ पर। और ये जो पीडीएफ है, इन नोट्स की जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आप ले सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपने फिर से चैनल पे, बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और आई होप आप तब तक इस चैप्टर का जो, ये जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।